Wish all of you blessings. ट्रांसलेशन स्टडीज में आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस एंड इक्विवेलेंट इफेक्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट एक्चुअली इज इक्विवेलेंस। वेल, इक्विवेलेंस मींस दैट सोर्स टेक्स्ट एंड टारगेट टेक्स्ट शेयर सम काइंड ऑफ सेमनेस। इक्विवेलेंस लफ्ज एक्चुअली इक्वल से निकला है। इक्वल यानी बराबरी। सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट के मैटर में हम इक्विवेलेंस सेमनेस की सेंस में यूज करते हैं। दूसरे लफ्जों में मुताबिकत या मिलते जुलते होने की सेंस में, कि वो तकरीबन तकरीबन एक जैसा किसी भी मामले में हो। सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट अगर तो एक जैसे हैं किसी भी हद तक या किसी भी कह लीजिए तरह से, तो ये चीज इक्विवेलेंस कहलाती है। In other words, equivalence means sameness in source text and target text. एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो इक्विवेलेंस के साथ पढ़नी बहुत जरूरी है, गो उसका ताल्लुक ट्रांसलेशन स्टडीज से नहीं है, लेकिन फिर भी ताल्लुक है। एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डेंस वो टर्म है जो ट्रांसलेशन स्टडीज में तो नहीं यूं कह लीजिए आती आती तो ये एक्चुअली कंट्रास्टिंग लिंग्विस्टिक्स में है या कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स में है, ताहम इसका लिंक ट्रांसलेशन स्टडीज के साथ जरूर बन जाता है। यहां पे मैं आपको ये बताता चलूं कि कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स एक्चुअली दो लैंग्वेजेस के बीच में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को स्टडी करती है। और ये जो टर्म कॉरेस्पॉन्डेंस है ये उस यानी कंट्रास्टिंग लिंग्विस्टिक्स के डिसिप्लिन से बिलोंग करती है। सवाल ये है कि कॉरेस्पॉन्डेंस होती क्या है। वेल, कॉरेस्पॉन्डेंस रिफर्स टू स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू लैंग्वेजेस। दो लैंग्वेजेस के बीच में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज का मतलब फोनेटिक सिमिलैरिटीज हों, फोनेटिक ना भी हों, कम से कम मॉर्फीमिक यूं कह लीजिए ग्रामेटिकल सिमिलैरिटीज जो है वो देखी जाती हैं, ग्रामेटिकल डिफरेंसेस देखे जाते हैं। तो मिलते जुलते इस तरह के जितने भी रिलेटेड डिफरेंसेस हैं वो देखे जाते हैं। या यूं कह लीजिए कि कॉरेस्पॉन्डेंस टर्म जब आती है तो इसका मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डेंस जो होगी वो दो लैंग्वेजेस की ग्रामेटिकल सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस का नाम है। चूंकि इस टर्म का ताल्लुक इस लिहाज से ट्रांसलेशन से जुड़ जाता है कि ट्रांसलेशन में भी हम दो लैंग्वेजेस ही को देख रहे होते हैं। एक लैंग्वेज जो हमारी सोर्स लैंग्वेज होती है और दूसरी लैंग्वेज जो टारगेट लैंग्वेज होती है। तो इस वजह से कॉरेस्पॉन्डेंस टर्म ट्रांसलेशन स्टडीज का पार्ट ना होने के बावजूद उसमें इक्विवेलेंस के साथ पढ़नी या जाननी बहुत जरूरी है। सो आई होप कि ये हम समझ चुके हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस दो लैंग्वेजेस की ग्रामेटिकल सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस को कहते हैं। इक्विवेलेंस के हवाले से मुख्तलिफ लिंग्विस्ट्स ने कुछ बहुत कह लीजिए कि शानदार काम किया है इक्विवेलेंस ऑफ मीनिंग के हवाले से। इसमें हम एक एक करके जो मेजर काम करने वाले हैं उनका काम देखेंगे कि उन्होंने एक्चुअली क्या काम किया। सबसे पहले रोमन जेकबसन को देखते हैं। रोमन जेकबसन ने जो इक्विवेलेंस के हवाले से यानी दो लैंग्वेजेस यानी सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में जो सिमिलैरिटीज हैं या सेमनेस है स्ट्रक्चरल या यूं कह लीजिए किसी भी काइंड की, उनके हवाले से जो बातें की या जो उसने काम किया उसको हम पॉइंट्स में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। वेल, उसने कहा कि देयर इज नो फुल इक्विवेलेंस बिटवीन कोड यूनिट्स। यहां पे पहले नंबर पे तो हम देखेंगे कि कोड यूनिट्स वो किनको कह रहा है।
सादा लफ्जों में यूं कह लीजिए कंप्लीट वर्ड्स को वो कोड यूनिट्स कह रहा है। तो अगर कोड यूनिट्स की जगह आप वर्ड पुट करते हैं तो देयर इज नो फुल इक्विवेलेंस बिटवीन वर्ड्स। अच्छा, इसका मतलब एक्चुअली ये है कि एक लैंग्वेज का वर्ड, मिसाल के तौर पे उर्दू का, इंग्लिश का वर्ड आप वर्ड ही ले लीजिए, WORD वर्ड, ठीक है। अच्छा, जो उर्दू में इसका मीनिंग है वो है लफ्ज। जो रोमन जेकबसन है उसका ये कहना है कि आप ट्रांसलेट करते हुए जो दो कोड यूनिट्स हैं, यानी वर्ड जो इंग्लिश कोड यूनिट है, एक खास यूं कह लीजिए एक फिनोमिनन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उर्दू में एग्जैक्टली सेम जो वो फिनोमिनन वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फिनोमिनन उर्दू वाला जो उसका ट्रांसलेटेड वर्जन होगा वो प्रेजेंट नहीं करेगा। इसके कहने का ये मतलब है, दूसरे लफ्जों में जो डेफिनेशन वर्ड की होगी उर्दू में लफ्ज की, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम वही डेफिनेशन हो, कुछ ना कुछ फर्क आ सकता है। और इसको वो कह रहा है कि देयर इज नो फुल सेमनेस बिटवीन कोड यूनिट्स, के फुल इक्विवेलेंस जो है वो दोनों कोड यूनिट्स में नहीं पाई जा रही। मिसाल उसने जो पेश की रोमन जेकबसन ने, उसने इंग्लिश वर्ड चीज को लिया। इंग्लिश वर्ड चीज बेसिकली जब बोला जाता है तो जो इंग्लिश पीपल हैं या इसके जो स्पीकर्स हैं उनके माइंड में जो मीनिंग इसका बनता है वो है फूड मेड ऑफ प्रेस्ड कर्ड्स, ठीक है। यानी वो इसको बाकायदा एक फैक्ट्री या कॉटेज या इंडस्ट्री में जो प्रिपेयर्ड फूड है वो इमेजिन करते हैं चीज को। इंटरेस्टिंगली, चीज का जो एग्जैक्ट वर्ड रशियन पीपल यूज करते हैं वो है सिर। अब सिर वर्ड जो वो यूज करते हैं, सिर वर्ड रशियन के लिए फूड मेड ऑफ प्रेस्ड कर्ड्स नहीं मीन करता, उनके लिए येलोइश चीज इसका मीनिंग बनता है। यानी वो इसको एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज में जो है इमेजिन करते हैं। हालांकि वो जब चीज फॉर एग्जांपल एक रशियन और इंग्लिश इकट्ठे बैठे हों और वो चीज ही के बारे में अगर बात कर रहे हो, तो ये चीज इंग्लिश जब चीज बोलेगा तो उसके माइंड में कॉटेज चीज आ रहा होगा जो कॉटेज इंडस्ट्री में तैयार होके आया। लेकिन सिर के माइंड में जो ये सॉरी रशियन के माइंड में सिर जो कि चीज ही है, उससे जो इमेजिनेशन बन रही होगी वो येलोइश चीज की होगी जो एक्चुअली उस तरह से कर्ड से, प्रेस्ड कर्ड से बनी हुई फूड नहीं है। तो यहां पे है दोनों के लिए चीज। अच्छा, इंटरेस्टिंगली यूज वो दोनों सेम ही चीज कर रहे होंगे, लेकिन उसके बारे में उसके जो इमेजेस हैं वो दोनों के माइंड में डिफरेंट होंगे। जो रशियंस हैं वो फूड मेड ऑफ प्रेस्ड कर्ड्स के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली है त्वारोक। तो त्वारोक वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं उस मीनिंग में जिस मीनिंग में चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंग्लिश पीपल। ताहम त्वारोक उनके लिए एक रॉ फूड होती है जो एक्चुअली तैयार नहीं हुई बल्कि अभी तैयारी की हालत में, और उसने तैयार होके सिर बनना है यानी येलोइश चीज बनना है। तो यहां पे उसने क्लियर करने की कोशिश की कि दोनों, यानी ट्रांसलेट अगर करेंगे इंग्लिश किसी टेक्स्ट को जिसमें चीज इस्तेमाल हुए है, तो हम कभी भी उसको त्वारोक में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि अगर हम त्वारोक में ट्रांसलेट करेंगे तो वो तो एक्चुअली रॉ फूड है जो एक्चुअली फूड अभी नहीं है, तैयारी की हालत में है। हमें उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा सिर में, ठीक है। और यहां पे फुल इक्विवेलेंस हमें नहीं नजर आती। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट जो प्रेजेंट किया वो एक बड़ा बेसिक पॉइंट रोमन जेकबसन ने लिया कि एक्चुअली अगर इक्विवेलेंस ही नहीं है तो फिर ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी। क्योंकि इसका मतलब कि जब फुल इक्विवेलेंस है ही नहीं, फुल सेमनेस है ही नहीं, तो फिर तो इसका मतलब कि जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करते हैं तो एक्चुअली वो तो फुली सेम ट्रांसलेशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती।
अकॉर्डिंग टू रोमन जेकबसन। तो फिर ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए या ट्रांसलेशन है क्या? इस हवाले से रोमन जेकबसन के अकॉर्डिंग द ट्रांसलेटर रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसमिट्स अ मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम अनदर सोर्स। उसने कहा कि ट्रांसलेटर को हम ट्रांसलेटर तो कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो ट्रांसलेटर नहीं, बल्कि वो दोबारा से न्यू राइटिंग करने वाला है। रिकॉर्ड को मैं न्यू राइटिंग के तौर पे प्रेजेंट कर रहा हूं। सादा लफ्जों में यूं कह लीजिए कि सोर्स टेक्स्ट जो है वो असल में एक कोड है, ठीक है। अब जो टारगेट टेक्स्ट है वो तो उसकी ट्रांसलेशन है, ताहम रोमन जेकबसन उसको ट्रांसलेशन कहने की बजाय वो कह रहा है कि वो भी एक्चुअली एक कोड ही है। दूसरे लफ्जों में वो भी इनकोडर था जिसने सोर्स टेक्स्ट टाइप किया या लिखा, जो उसको ट्रांसलेट कर रहा है वो भी इनकोडर ही है, लेकिन वो दूसरी लैंग्वेज में उसी टेक्स्ट को नए सिरे से रीकोड कर रहा है, ठीक है। तो मैसेज वही है, ताहम एक ने एक लैंग्वेज में उसको प्रेजेंट किया और दूसरा उसको अल्फाज बदल के उसी मैसेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसमिट कर रहा है। तो इस वजह से वो कह रहा है द ट्रांसलेटर रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसमिट्स अ मैसेज received from another source. Thus, translation involves two equivalent messages into different codes. तो इस वजह से दो डिफरेंट कोड्स होती हैं, यानी ट्रांसलेशन एक्चुअली ट्रांसलेशन नहीं होती, बल्कि वो इन इट सेल्फ एक राइटिंग ही होती है और ट्रांसलेटर उसका क्रिएटर होता है। ये कहना चाह रहा है रोमन जेकबसन। Interlingual translation involves substituting messages in one language not for separate code units but for entire messages in some other language. वो इस बात को फिर थोड़ा एलेबोरेट करता है और क्लियर करता है कि इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन यानी दो लैंग्वेजेस के बीच की जो ट्रांसलेशन है उसमें फिर एक लैंग्वेज का मैसेज जो जिसके कोड यूनिट्स फर्क हैं, कोड यूनिट्स यानी वर्ड्स, ठीक है, वो मुकम्मल तौर पे दूसरी लैंग्वेज के कोड यूनिट्स में जब ट्रांसमिट किया जा रहा होता है तो वो नए सिरे से रीकोड हो रहा होता है, ठीक है। तो वो मैसेज सब्स्टिट्यूट किया जा रहा होता है दूसरी लैंग्वेज में दूसरे कोड यूनिट्स में। तो ये एक तरह से नए सिरे से वो कह लीजिए एनकोडिंग हो रही होती है मैसेज की। तो इस लिहाज से इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन इन्वॉल्व सब्स्टिट्यूटिंग मैसेजेस इन वन लैंग्वेज नॉट फॉर सेपरेट कोड यूनिट्स। यहाँ पे एक और इसके मतलब भी है कि वो एक एक फिर कोड यूनिट यानी एक एक लफ्ज को ट्रांसलेट नहीं कर रहे होते, वो पूरा मैसेज देखकर उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि वो फिर लफ्जी या वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ नहीं जा रहे होते, वो सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन की तरफ जा रहे होते हैं, जिसमें वो पूरे मैसेज को बेशक अल्फाज दूसरी लैंग्वेज में वो ना सेम वैसे यूज करें, बदल के थोड़े कर लें, चाहे घटा के चाहे बढ़ा के, लेकिन वो पैगाम वैसे ही पहुंचा रही होती हैं। तो ये मीनिंग था रोमन जेकबसन का। अगला पॉइंट जो रोमन जेकबसन पेश करता है, एक्सक्यूज वो पेश करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग एंड इक्विवेलेंस फोकसेस ऑन डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर and terminology of languages rather than on any inability of one language to render a message that has been written in another verbal language. अच्छा, वो कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम अब मीनिंग और इक्विवेलेंस का है, ये क्या क्यों है, ये तो उसने क्लियर कर दिया, ठीक है, कि एक्चुअली वो इक्वल बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग्स ही नहीं होते दोनों लैंग्वेजेस में कोड यूनिट्स यानी वर्ड्स के, तो इट मींस फुल इक्विवेलेंस पॉसिबल ही नहीं है। अब वो कहते हैं कि ये जो मसला है ये फोकस कर रहा है खास किस्म के डिफरेंसेस पे, ठीक है, या ये मसला, इस मसले की जड़ क्या है, सादा लफ्जों में इस मसले की जड़ जो है कि भाई क्यों आखिर फुल इक्विवेलेंस नहीं होती, उसकी वजह है स्ट्रक्चर ऑफ टू लैंग्वेजेस। दो लैंग्वेजेस जो हैं स्ट्रक्चर से वंस अगेन वही मीनिंग है जो अभी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस में भी आपको बताया
कि ग्रामेटिकल जो अपीयरेंस है या ग्रामेटिकल लुक या ग्रामेटिकल फॉर्म या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कह लीजिए। अच्छा, एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। टर्मिनोलॉजी ऑफ लैंग्वेजेस कई दफा डिफरेंट होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसको यूं कह लीजिए कि बहुत सी टर्म्स हैं जो एक लैंग्वेज में तो पाई जाती हैं, दूसरी लैंग्वेज में चूंकि वो कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं होता तो वो टर्म भी नहीं होती। या हो सकता है दूसरी लैंग्वेज में कुछ ऐसी टर्म हो जो शायद बहुत से अल्फाज पे मुश्तमिल हो, उसी टर्म के लिए जो एक लैंग्वेज में वन वर्ड पर मुश्तमिल है। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ लैंग्वेजेस में भी कई दफा डिफरेंस होता है, और स्ट्रक्चर यानी ग्रामर में डिफरेंस होता है। इस मामले को तो हम बड़ी अच्छी तरह पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि जानते भी हैं कि फॉर एग्जांपल उर्दू में जब हम स्ट्रक्चर सेंटेंस का बनाते हैं तो उर्दू में ये स्ट्रक्चर बनता है। मिसाल के तौर पे मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें मैं सब्जेक्ट, खाना ऑब्जेक्ट और खाता हूँ वर्ब, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। लेकिन इंग्लिश में जब मैं इसको करता हूं आई ईट फूड, तो आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब और फूड ऑब्जेक्ट, तो ये एस वी ओ बन जाता है। तो एक तो ये देखिए डिफरेंस आ गया स्ट्रक्चर का। सेम इसी तरह से दूसरे ग्रामेटिकल डिफरेंसेस भी बहुत दफा आपको तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज में मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग एंड इक्विवेलेंस फोकसेस ऑन डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ लैंग्वेजेस, कहते हैं इसकी असल में जड़ ये है, ठीक है, रादर देन ऑन एनी इनएबिलिटी ऑफ वन लैंग्वेज टू रेंडर अ मैसेज दैट हैज बीन रिटन इन अनदर वर्बल लैंग्वेज। अच्छा, कहता है ये इसका ये मतलब नहीं है कि एक लैंग्वेज के अंदर एक्चुअली एबिलिटी ही नहीं है कि वो मैसेज ट्रांसमिट कर सके दूसरी लैंग्वेज में। कहता है ऐसा नहीं होता। तकरीबन ऑलमोस्ट हर मैसेज कन्वे करने के लिए वर्ड्स मौजूद होते हैं दूसरी लैंग्वेज पे, लेकिन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। तो इस वजह से मैसेज कई दफा एग्जैक्टली सेम आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दूसरी लैंग्वेज में एबिलिटी नहीं है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट रोमन जेकबसन जिक्र करता है cross-linguistic differences center around obligatory grammatical and lexical forms। जो ये लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंसेस हैं, ये वही बात जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। सेंटर अराउंड ऑब्लिगेटरी ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल फॉर्म्स, ठीक है, कि वो वर्डी फॉर्म्स और जो ग्रामेटिकल, यानी वही सारी बात है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। हम यहाँ पे वो इसकी थोड़ी सी वजाहत करेगा। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि जो वर्ड्स के बीच में कई दफ़ा लेक्सिकल फॉर्म्स में जो डिफरेंसेस आते हैं ग्रामेटिकल किस्म के, वो क्या आते हैं, द लेवल ऑफ जेंडर। मिसाल के तौर पे हाउस, हाउस जो है रोमांस लैंग्वेजेस में फेमिनन के तौर पे आता है। रोमांस लैंग्वेजेस बेसिकली वो लैंग्वेजेस हैं जो वल्गर लैटिन एक्चुअली कॉमन पीपल जो लैटिन बोला करते थे, आम लोग, ना कि वो वाली लैटिन जो एक्चुअली लिखने में इस्तेमाल होती थी। इसको यूं कह लीजिए कि एक लैंग्वेज हम बोलते हैं मोस्टली, जिस तरह ये लैंग्वेज जो अभी मैं आपके सामने अटर कर रहा हूँ, ये लैंग्वेज थोड़ी कह लीजिए कि एक सुपीरियर उर्दू की फॉर्म में आ जाती है। जबकि एक लैंग्वेज जो हम मोस्टली आपस में यारों दोस्तों में घर में बातचीत करते हुए इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत से अल्फाज हम जो हैं वो कह लीजिए कि बहुत वो कह लीजिए जो ये वो लफ्ज़ ही मेरे दिमाग से एकदम स्लिप हो गया। जो ये होते हैं वर्ड्स जो ये आम मतलब बोलने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो वर्ड्स जो हैं वो आप किसी भी जो तहजीब याफ्ता जगह है वहाँ पे नहीं बोलते। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो मतलब आम इस्तेमाल होने में आ जाते हैं। तो वो लैंग्वेज जो होती है वो कॉमन यानी पर्सन की बोलने वाली लैंग्वेज, आप इसे कोलोक्वियल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अच्छा, तो जो रोमांस लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये वल्गर लैटिन जो आम लोग बोला करते थे लैटिन, ठीक है, जो लिटरेरी लैंग्वेज नहीं थी, उससे निकलने वाली जुबानें थी। और इनमें आपके पास बहुत सी लैंग्वेजेस में इटालियन आती है, फ्रेंच आती है,
इसके अलावा स्पेनिश आती है, रोमानियन आती है, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो रोमांस लैंग्वेजेस में आ जाती हैं। अच्छा, ये जो रोमांस लैंग्वेजेस हैं, यानी ये जिनके नाम मैंने आपके सामने लिए हैं और दीगर, इनमें हाउस बतौर फेमिनन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में ये न्यूटर है। ठीक है। अच्छा, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी एक लैंग्वेज में टेक्स्ट है जिसके अंदर हाउस को प्रेजेंट किया गया है, फॉर एग्जांपल रोमांस लैंग्वेज का ही टेक्स्ट है जिसमें उसको फेमिनन ले लिया गया है। ठीक है। अच्छा, आप उसको जर्मन में जब ट्रांसलेट करोगे और वो कोई फेमिनन टच जो है उसमें उन्होंने कोशिश किया हाउस के हवाले से, आप वो टच जर्मन लैंग्वेज में प्रोड्यूस करने से उसकी जो जर्मन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन है उसे बर्बाद कर दोगे, क्योंकि जर्मन्स में तो हाउस के मामले में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक वो डिफरेंस जो बता रहा है वो इस बेस पे बता रहा है। हनी वर्ड है, ये फ्रेंच, जर्मन और इटालियन लैंग्वेजेस में मैस्कुलिन है, जबकि स्पेनिश में ये फेमिनिन है, इंग्लिश में ये न्यूटर है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन में कई दफा लेवल ऑफ जेंडर असर डालता है। लेवल ऑफ ऑस्पेक्ट कई दफा असर डालता है। लेवल ऑफ ऑस्पेक्ट यानी फॉर एग्जांपल टेंस यूज जो है इसमें आ सकता है। इसमें फॉर एग्जांपल रशियन लैंग्वेज में आप मोस्टली टाइम के हवाले से किसी भी एक्शन को जब शो करते हो, तो या तो आप शो कर दो ही आपके पास वो टाइम इस हवाले से एक्शन के हवाले से होती हैं कि या तो कंप्लीट हो चुका है या अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बस इसके अलावा कोई नहीं होता। तो हम इंग्लिश में आप अच्छी तरह जानते हैं कि कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट कह लें कि हो चुका होगा। इस तरह बहुत सी सेंसेस मतलब आ जाती हैं। तो लेवल ऑफ ऑस्पेक्ट लैंग्वेजेस में टेंसेस वाइज भी कई दफा डिफरेंट हो जाते हैं वर्ब की टाइमिंग्स के लिहाज से। लेवल ऑफ सिमेंटिक फील्ड्स, सिमेंटिक फील्ड्स के बारे में आप जानने के लिए जो सिमेंटिक से रिलेटेड लेक्चर है उसको व्यू कीजिएगा, वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। सिमेंटिक फील्ड्स हम ऑलरेडी जानते हैं, यानी किसी एक वर्ड की जो फील्ड है, ठीक है, यानी वो किस रेंज या किन लिमिट्स तक वो मतलब एक वर्ड जो है वो जा सकता है, वो सिमेंटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे बॉय, बॉय जो है वो ह्यूमन भी है, बॉय मेल भी है, बॉय एडल्ट में नहीं आता, ठीक है, तो एडल्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह करके बॉय बहुत सी जगहों पे यानी सिमेंटिक फील्ड के अंदर आ जाता है, यानी इसकी बाउंड्रीज या लिमिट्स जो है वो फिर इसकी फील्ड मुतय्यन कर देती हैं। अच्छा, यूं कह लीजिए कि रिलेशंस पूरे पूरे के कहाँ कहाँ ये फिट हो सकता है वर्ड या किन किन बाउंड्रीज के अंदर आता है। अच्छा, ट्रांसलेट करते हुए कई दफा सादा लफ्जों में आप इसको यूं कह लीजिए, रिश्ते, हर लैंग्वेज के अंदर रिश्तों की डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है। एक सादा सी एग्जांपल तो अंकल, इंग्लिश का अंकल, उर्दू में चचा है, ताया है, मामू है, खालू है, फुफा है, बहुत से मतलब जो भी आप बनाना चाहें, यानी अब्बू को छोड़ के हर बंदा अंग्रेजों के लिए अंकल है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए हर अंकल की डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये भी एक लेवल ऑफ सिमेंटिक फील्ड में डिफरेंस आ जाता है कि इंग्लिश वाले अंकल को अगर उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो करना किस में है, ठीक है। उम्मीद है आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। रोमन जेकब्सन ने जो एग्जांपल पेश की थी वो जर्मन वर्ड गेशविस्टा, गेशविस्टा रोमन सॉरी जर्मन लैंग्वेज में प्रेजेंट करता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों को। अब गौर कीजिए, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड ही कोई नहीं है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अलग अलग, यानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वो एक ही दफा गेशविस्टा कह देते हैं और उनका मतलब सेम हो जाता है, भाइयों और बहनों दोनों के लिए, ठीक है। यानी वो भाइयों बहनों दोनों को प्रेजेंट कर देते हैं गेशविस्टा वर्ड से। ताहम इंग्लिश में आपको अगर प्रेजेंट करना है तो ब्रदर्स सिस्टर्स अलग अलग करने पड़ती हैं, इकट्ठा वर्ड कोई नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए। अच्छा, इसी तरह स्पेनिश का एक वर्ड है ईहाज, ठीक है। तो ईहाज वर्ड जो है वो स्पेनिश लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है बेटियां जो बच्चियां हैं, ठीक है, छोटी बच्चियों के लिए। हमारे उर्दू में भी इसके लिए वर्ड बच्चियां मौजूद है, इंग्लिश में तो हम इसके लिए डॉटर्स ही वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश में आपके पास वर्ड मौजूद नहीं है।
आप उर्दू में भी इहाज का तर्जुमा ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, यानी इहाज बच्चियां, ठीक है, जिसका मतलब छोटे, छोटी गर्ल्स, ठीक है, वो बेटियां जो अभी छोटी हैं, उनके लिए आप बच्चियां वर्ड इस्तेमाल उर्दू में कर सकते हैं। इहाज स्पेनिश में भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में आप फीमेल चिल्ड्रन, ठीक है, वहां पे अगर आप डॉटर्स कह देते हैं तो डॉटर तो 90 ईयर ओल्ड भी डॉटर ही होगी अपनी मदर की, ठीक है, तो डॉटर का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो फीमेल चिल्ड्रन इंग्लिश में फिर वर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट पॉइंट जो इस हवाले से है वो ये है कि ओनली पोएट्री इज कंसिडर्ड अनट्रांसलेटेबल एंड रिक्वायर्स क्रिएटिव ट्रांसपोजिशन। अच्छा, रोमन जेकबसन के मुताबिक वाहिद चीज जो ट्रांसलेट नहीं हो सकती वो है पोइट्री। इसको क्रिएटिव ट्रांसपोजिशन चाहिए, दूसरे लफ्जों में क्रिएटिवली आपको इसको खुद ही दूसरी लैंग्वेज में थोड़े उतार चढ़ाव इस तरह से करके कि वो फिट भी आ जाए मीटर में, और मीनिंग भी वही दे, और थोड़ा सा पैटर्न भी जो राइम स्कीम का है वो वैसा ही रहे, तो वो क्रिएटिवली आपको ट्रांसलेट खुद से करना पड़ता है। और वो वंस अगेन वही बात कि वो ट्रांसलेशन नहीं होती, वो वंस अगेन एनकोडिंग हो रही होती है नए सिरे से। तो वो आप खुद भी क्रिएटर होते हो उस पोइट्री के खुद से ही। तो सिर्फ पोइट्री के अंदर ये चीजें हैं, उसके रीजंस दो हैं, ठीक है। वजह क्या है, पोइट्री के अंदर फॉर्म एक्सप्रेसेस सेंस, ठीक है, यानी जो मुकम्मल स्ट्रक्चर होती है पोइट्री की, मसलन लाइन का मीटर या जो भी उसके राइम स्कीम है या जो वर्ड्स के कह लीजिए तरतीब आई होती है, वो तरतीब ग्रामेटिकली गलत भी हो लेकिन फिर भी उसकी कोई सेंस होती है पोइट्री के अंदर, ठीक है। आप बहुत सी इन्वर्जन्स जानते हैं, पोएटिक इन्वर्जन्स, जिनमें जो एडजेक्टिव होता है वो बाद में लग रहा होता है, नाउन पहले लग रहा होता है, तो वो पोएटिक एक कह लीजिए आपका डिवाइस होता है। तो इसका मतलब फॉर्म एक्सप्रेसेस सेंस, तो इस वजह से पोइट्री अनट्रांसलेटेबल समझी जाती है। दूसरे नंबर पे फोनीमिक सिमिलैरिटी इज सेंस्ड एज सिमेंटिक रिलेशनशिप, ठीक है। फोनीमिक सिमिलैरिटी यानी फॉर एग्जांपल आप एलिट्रेशंस का इस्तेमाल करते हो तो उनका भी कोई ना कोई सिमेंटिक रिलेशनशिप यानी मीनिंग उसका ढूंढा जाता है। मिसाल के तौर पे एस टी कॉलरेज की वो बड़ी फेमस लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, ठीक है। तो इसमें वाटर वाटर व ड्रॉप टू ड्रिंक, ठीक है, ड, ये फोनीमिक सिमिलैरिटीज जो रखी गई हैं इनमें कोई ना कोई वो रिलेशन एक्चुअली बना रहा है, ठीक है। तो इसको पोइट्री के अंदर चूंकि उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको फिर वो ट्रांसलेट अगर करना है तो इन चीजों को भी फिर ट्रांसलेट उसी अंदाज में करने की या ट्रांसमिट करने की कोशिश करनी होती है। दैट्स वाई रोमन जेकबसन के अकॉर्डिंग पोइट्री ट्रांसलेटेबल नहीं होती। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आपको पसंद आए तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।